हेलो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा। वहाँ पे हमने देखा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर के ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरूविक एसिड बनता है और ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में चलता है। अब देखिए, जो पायरूविक एसिड बना है उसका जो है फेट डिपेंड करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस पे। अगर ऑक्सीजन एब्सेंस होता है तो पायरूविक एसिड को फर्दर जो किसी ऑर्गेनिक एसिड या अल्कोहल में रिड्यूस कर दिया जाएगा एनएरोबिकली ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और ये प्रोसेस फर्मेंटेशन कहलाती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, एरोबिक कंडीशन है, तब पायरूविक एसिड आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहाँ पे जा कर के ये जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब पायरूविक एसिड जाता है तो वहाँ ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। क्रेब्स साइकिल इसलिए इसे कहते हैं कि इस साइकिल को सबसे पहले हैंस क्रेब्स ने वर्कआउट किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, इसलिए इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जो अर्लियर इंटरमीडिएट जो होते हैं उनमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल शो किया गया है। तो यहाँ पे जो देखिए जो अर्लियर इंटरमीडिएट हैं साइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, इनमें 3 जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसलिए जो है इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो हम पायरूविक एसिड से स्टार्ट करते हैं जो साइटोप्लाज्म में बना। अब इसको साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाया जाता है। चूँकि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पायरूविक एसिड के लिए इम्परमिएबल होती है, तो पायरूविक एसिड के लिए ट्रांसपोर्टर होते हैं जो उसको साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाते हैं। और ये जो पूरी जो साइकिल होती है क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया के आप याद रखेंगे मैट्रिक्स में पूरी साइकिल चलती है। तो सबसे पहले जो पायरूविक एसिड या पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, वेरी लार्ज इंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे कहते हैं हम जो है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इस इंजाइम के हेल्प से पायरूविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन किया जाता है, जिसके कारण जो ये ऑक्सीडाइज होता है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज भी हो जाती है। यहाँ भी हमने उस प्रोसेस को शो किया है। तो जब पायरूविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुँचता है तो वहाँ पे एक लार्ज इंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम होता है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है। एक्चुअल में ये जो इंजाइम होता है 3 इंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है, और इस पूरे इंजाइम का फंक्शन ये होता है कि पायरूविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर देना और इसका डिकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन करना। डिकार्बोक्सिलेशन के कारण जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है पायरूविक एसिड का, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, और ऑक्सीडेशन जब होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकलते हैं, जिससे 1 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज NAD का रिडक्शन NADH में होता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सबसे पहले जो है पायरूविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे पायरूविक एसिड ऑक्सीडाइज होता है और उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स भी निकल जाते हैं, जिससे ये 2 कार्बन वाले एसिटिल कोएंजाइम्स में बदलता है। इस रिएक्शन में जो आपका एसिटिल ग्रुप होता है उसे कोएंजाइम से भी अटैच करते हैं। पायरूविक एसिड में 3 कार्बन एटम होते हैं, ये 3 कार्बन एटम वाला कंपाउंड होता है। चूंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है तो ये 2 कार्बन वाले कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकलते हैं जो इसका रिडक्शन करते हैं। इसका रिडक्शन करेंगे NAD, ऑक्सीडाइज NAD का, जिससे रिड्यूस NADH बनता है। तो ये सबसे पहला आपका रिएक्शन होता है हमारा जो है रिस्पायरेशन का, सेलुलर रिस्पायरेशन का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स निकलती हैं।
और इसके बाद जो पायरुविक एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन के बाद जो एसिटिल बनता है, इसमें कोएंजाइम, ये कोएंजाइम है, कोएंजाइम के साथ इसे अटैच करके एसिटिल कोएंजाइम बनाया जाता है और एक मॉलिक्यूल्स रिड्यूस NADH बनता है। अब ये एसिटिल कोएंजाइम देखिए आपका क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एंटर करता है। एसिटिल कोएंजाइम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ जो है जुड़ता है, यहाँ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और इस प्रोसेस में कोएंजाइम्स रिलीज हो जाता है और ये जो होता है आपका जो है रिएक्शन कैटेलाइज किया जाता है जो आपका सिंथेटेज एंजाइम के थ्रू। सिंथेटेज एंजाइम के हेल्प से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है और एसिटिल कोएंजाइम जिसमें 2 कार्बन है, इन दोनों को जोड़ करके एक 6 कार्बन वाला साइट्रिक एसिड को सिंथेसाइज किया जाता है। इस प्रोसेस में दोनों मॉलिक्यूल्स ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम दोनों का कंडेंसेशन होता है और कोएंजाइम इसमें रिलीज हो जाता है। तो ये आपका देखिए फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें आपका फर्स्ट रिएक्शन जो आपका क्रेब्स साइकिल में, इसमें एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड दोनों का कंडेंसेशन होता है। इसमें 4 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, जिससे 6 कार्बन वाला साइट्रिक एसिड बनता है, साइट्रिक एसिड बनता है और सिंथेटेज एंजाइम के थ्रू ये रिएक्शन जो है कैटेलाइज की जाती है और इस रिएक्शन के बाद जो है 6 कार्बन वाला साइट्रिक एसिड बनता है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन होता है जो आपका क्रेब्स साइकिल शुरू होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम के कंडेंसेशन से। इसके बाद जो साइट्रिक एसिड होता है आपका, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल्स देखिए यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं जिससे इसका डिहाइड्रेशन होता है और ये सिस एकोटिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसमें भी 6 कार्बन होते हैं। यहाँ एंजाइम एकोटिनेज एंजाइम होता है। तो सेकेंड रिएक्शन में जो साइट्रिक एसिड जो बनता है 6 कार्बन वाला कंपाउंड, इसका डिहाइड्रेशन होता है एकोटिनेज एंजाइम के हेल्प से ये रिएक्शन होता है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं साइट्रिक एसिड से और आपका जो है सिस एकोटिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी 6 कार्बन होता है। इसके बाद जो देखिए जो आपका सिस एकोटिनिक एसिड का हाइड्रेशन होता है जिससे आइसोसाइट्रिक एसिड बनता है। इसमें भी 6 कार्बन होते हैं। यहाँ पे भी एंजाइम एकोटिनेज होता है। तो ये दोनों जो ये रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं। सेकेंड रिएक्शन हाइड्रेशन, थर्ड डिहाइड्रेशन। अभी देखिए ये फोर्थ रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो है आइसोसाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है और डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेशन के कारण जो हाइड्रोजन इस सबस्ट्रेट आइसोसाइट्रिक एसिड से जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये जो है आपके ऑक्सीडाइज NAD के थ्रू गेन कर लिए जाते हैं जिससे रिड्यूस NADH बनता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स भी इसमें से निकल जाता है जिससे आपका 5 कार्बन वाला कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो रिएक्शन नंबर जो अगर हम फोर्थ की बात करें तो इस रिएक्शन में आइसोसाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है जिससे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। ये 6 कार्बन वाला आइसोसाइट्रिक एसिड 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है जिससे एक जो है 5 कार्बन वाला कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है। और चूंकि ये रिएक्शन जो है आपका
ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होता है। तो ये रिएक्शन आपका देखिए क्रेब्स साइकिल का जो है ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और इसमें जो है आपका इस सबस्ट्रेट आइसोसाइट्रिक एसिड से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलते हैं जो ऑक्सीडाइज NAD का रिडक्शन करते हैं, NAD, जिससे रिड्यूस NAD बनता है या NADH बनता है। और ये रिएक्शन जो होता है आपका आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू कैटेलाइज किया जाता है। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स। तो ये क्रेब्स साइकिल का जो ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आप देख रहे हैं पहला कि इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स निकलता है, तो ये रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन कहलाती है क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। दूसरा जो होता है एक मॉलिक्यूल्स रिड्यूस NADH बनते हैं जो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 3 ATP मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करेंगे, और चूंकि एक कार्बन इसमें से निकल गया तो 5 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है। ऐसे देखिए जो रिएक्शन नंबर 5 होता है ये भी एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में भी जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड होता है इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेशन के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन जो और हाइड्रोजन निकलते हैं वो गेन कर लिए जाते हैं NAD के थ्रू, जिससे रिड्यूस NADH बनता है, और डीकार्बोक्सिलेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो दो रिएक्शन 4th और 5th है इसमें जो है आपका सक्सेसिव ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकलती है। तो आपको याद रखना है जब आइसोसाइट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स निकलता है, और जब फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जो है सक्सेनिल कोएंजाइम बनता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स निकलता है। तो इन दोनों रिएक्शन में सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब लगातार कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में निकलते हैं। अब देखिए पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड था, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड था, इसके सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन जो है रिलीज हो चुके हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला कंपाउंड था इसके सारे जो कार्बन रिलीज हो चुके हैं एज ए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। चूंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 6 जो है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 जो पायरुविक एसिड बनते हैं जिनमें जो आपका 3 और 3 6 कार्बन होता है। तो जब पायरुविक एसिड आपका एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो एक कार्बन इसका रिलीज हो जाता है, फिर रिएक्शन नंबर 4 और 5th में भी एक एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। तो इसके सारे कार्बन जो आपके रिलीज हो चुके हैं, और इन दोनों रिएक्शन में जो रिड्यूस NADH का बनता है। तो रिएक्शन नंबर 4 और 5th इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे जो है क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होता है या कार्बन जो है आपका रिलीज हो जाता है पायरुविक एसिड का। इसके बाद आप का रिएक्शन नंबर जो है 6 है। रिएक्शन नंबर 5th को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रिएक्शन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है रिएक्शन नंबर 5 के बाद जो सक्सेनिल कोएंजाइम बनता है, क्योंकि इसमें देखिए कोएंजाइम ऐड भी किया जाता है, तो सक्सेनिल कोएंजाइम जो बनता है रिएक्शन नंबर 6 तो इसमें से कोएंजाइम को रिमूव किया जाता है, जिससे आपका जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिससे एक ATP का सिंथेसिस होता है। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ATP सबस्ट्रेट लेवल पे फास्फोरिलेशन के कारण सिंथेसाइज होता है।
इसमें जब कोएंजाइम्स को रिलीज किया जाता है तो इसमें जो बॉन्ड होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। उस एनर्जी के रिलीज होने के कारण एक एटीपी मॉलिक्यूल्स, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट की मदद से एटीपी मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है। और ये रिएक्शन जो होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सबस्ट्रेट से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी के हेल्प से डायरेक्टली एटीपी का सिंथेसिस हो जाता है। एटीपी सिंथेसिस के लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये पूरे जो है रिएक्शन का, क्रेब्स साइकिल के रिएक्शन का जो ये रिएक्शन नंबर 6 है, एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटीपी की सिंथेसिस सबस्ट्रेट लेवल पे फास्फोरिलेशन के कारण होती है। और ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस रिएक्शन के बाद जो है सक्सिनिक एसिड बनता है। ये भी एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। अब देखिए रिएक्शन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीडेशन किया जाता है जिससे फ्यूम्यूरिक एसिड बनता है। और ये भी रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका। देखिए क्योंकि पहली बात ये होती है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज होते हैं रिएक्शन नंबर 7 में, ये NAD नहीं गेन करता है बल्कि FAD गेन करता है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ जब सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीडेशन फ्यूमेरिक एसिड में होता है, ये भी 4 कार्बन वाला कंपाउंड, ये भी 4 कार्बन वाला, तो यहाँ जब ऑक्सीडेशन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो रिलीज होते हैं सक्सिनिक एसिड के ऑक्सीडेशन पे, ये NAD ना गेन करके FAD गेन करता है और इस प्रोसेस में FADH2 रिड्यूस FADH2 बनता है। और ये जो आपका रिएक्शन कैटेलाइज किया जाता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के थ्रू। देखिए हमने स्टार्टिंग में बताया कि जो क्रेब्स साइकिल होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है, और जो एंजाइम्स इसलिए जो इस साइकिल को चलाने वाले होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो आपका देखिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है, एक ऐसा एंजाइम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है या मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है। और जो FAD भी जो होता है इसी जो है कॉम्प्लेक्स के साथ, जो आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है उसी के साथ ये बाइंड रहता है, ये फ्री नहीं होता है। तो ये 7 नंबर का रिएक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहली जो इंटरेस्टिंग पॉइंट इस रिएक्शन की है कि इस रिएक्शन में जब सक्सिनिक एसिड का आपका जो है ऑक्सीडेशन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं वो FAD को जाते हैं। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हुआ रिएक्शन नंबर 4 में आइसोसाइटिक एसिड जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो इस सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज हुए वो NAD को गए, यहाँ पे भी NAD को गए और आगे भी देखेंगे NAD को जाते हैं। तो पूरे जो आपके क्रेब्स साइकिल में ये रिएक्शन एक ऐसा होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो डायरेक्टली FAD को जाते हैं, न कि जो है NAD को जाते हैं। इसलिए ये रिएक्शन इंटरेस्टिंग है। दूसरी बात जो होती है कि पूरे जो आपका इस रिएक्शन में पूरे साइकिल के रिएक्शंस में जितने भी एंजाइम होते हैं वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, बट ये एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में बाउंड रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है और उसी के साथ FAD भी बाउंड रहता है। इसके बाद देखिए आपका क्या होगा, जो है फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा। एंजाइम यहाँ पे फ्यूमेरेज एंजाइम होगा। फिर जो है मैलिक एसिड रिएक्शन नंबर 9 में जो है आपका मैलिक एसिड को ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में ऑक्सीडाइज किया जाएगा। रिएक्शन नंबर अगर हम जो है 9 की बात करें तो यहाँ पे जो मैलिक एसिड है
इट इज आल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती है, और जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं ये NAD के थ्रू गेन कर लिया जाता है, जिससे जो आपका रिड्यूस NADH बनता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर से रीजनरेट हो जाता है, जो फिर एक नए साइकिल को चलाने में यूज होता है, और इस तरह से ये साइकिल जो आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए अगर इस पूरे साइकिल को हम समराइज करें तो हमें क्या मिलेगा। पूरे रिएक्शन को अगर हम समराइज करें तो देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें निकल के आती हैं। पहला कि ये जो दोनों जो आपके फेज हैं या स्टेप्स हैं, पायरूविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन और आपका जो TCA साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। पहली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आती है, साइकिल स्टार्ट बाय कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम्स एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये साइकिल जो स्टार्ट होती है जब एसिटिल कोएंजाइम और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आपस में कंबाइंड होते हैं, उनका कंडेंसेशन होता है, वहाँ से साइकिल शुरू हो जाती है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट बात आती है, 1 मॉलिक्यूल्स रिड्यूस NADH प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरूविक एसिड। पहला जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है रिड्यूस NADH प्रोड्यूस होता है जब डिकार्बोक्सिलेशन होता है पायरूविक एसिड का, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हमने बताया था। और थर्ड इंपॉर्टेंट जो बात आ रही है कि जो 3 रिड्यूस से NADH मॉलिक्यूल्स आपके क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं। एक रिएक्शन नंबर 4 में आप देख रहे हैं जब आइसोसाइटिक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो यहाँ पे जो है एक मॉलिक्यूल्स NADH बनते हैं, दूसरा इस वाले में रिएक्शन 5th में और 9 रिएक्शन में जब मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ 3 और 1 यहाँ 4, इन 3 और 1 इसको जोड़ें तो कुल जो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूविक एसिड से 4 जो है आपके, एक पायरूविक एसिड से 4 रिड्यूस NADH बनते हैं। तो चूंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होता है उससे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपने देखा 2 पायरूवेट बनते थे या पायरूविक एसिड बनते थे, इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कुल कितने जो हैं आपके जो हैं रिड्यूस NADH बनते हैं, तो आपने देखा था जो है कि 2 रिड्यूस NADH आपके प्रोड्यूस हो रहे थे ग्लाइकोलाइसिस में, तो 2 वहाँ हो जाएंगे और यहाँ पे आपके कितने हो गए जो है 4, तो 4 का अगर 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10, 10 मॉलिक्यूल्स जो है आपके जो है रिड्यूस NADH बनेंगे। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एरोबिक कंडीशन में जो है कुल 10 जो आपके रिड्यूस NADH बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि 2 जो है आपके रिड्यूस NADH आप याद करिए ग्लाइकोलाइसिस में बन रहे थे। एक पायरूविक एसिड से एक रिड्यूस NADH बनता था, तो 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स पायरूविक एसिड के बनते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 रिड्यूस NADH बनेंगे और यहाँ पे आपके जो है एक पायरूविक एसिड से 4 रिड्यूस NADH बनते हैं, तो कुल इसका 2 गुना करना पड़ेगा क्योंकि एक ग्लूकोज से आप जानते हैं कि 2 पायरूविक एसिड बनते हैं, तो कुल 10 रिड्यूस आपके जो हैं NADH बनेंगे जो हैं ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 8 रिड्यूस NADH बनेंगे क्योंकि एक पायरूविक एसिड से 4 बन रहे हैं, तो 2 पायरूविक एसिड हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि ये ग्लूकोज से 2 पायरूविक एसिड बन रहा था, तो कुल 8 रिड्यूस NADH बनेंगे। और ओनली क्रेब्स साइकिल की बात करें तो इसमें एक पायरूविक एसिड से 3 रिड्यूस NADH बन रहे हैं, तो आपका एक ग्लूकोज से जो आपके 6 बनेंगे अगर सिर्फ हम क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं तो, क्योंकि 2 पायरूविक एसिड को हमें काउंट करना पड़ेगा जो है। फिर अगर हम देखें जो है यहाँ पे तो रिएक्शन नंबर 6 में जो आपका जो है जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए से जो सक्सिनिक एसिड बनता है तो यहाँ पे जो है
थायोस्टर बॉन्ड टूटते हैं जो बहुत ही हाई एनर्जी रीच होते हैं, जिसमें फ्री एनर्जी जो रिलीज होती है वो यूटिलाइज कर ली जाती है एटीपी के सिंथेसिस में। एनिमल और प्लांट में ये अंतर होता है कि इस रिएक्शन में एनिमल में जीटीपी की सिंथेसिस होती है, ये बात आपको याद रखना है। एनिमल के जो क्रेब्स साइकिल में और प्लांट में अंतर होता है कि एनिमल में एटीपी के बजाय जीटीपी का सिंथेसिस होता है, बट यहाँ पे जो एटीपी का, प्लांट में एटीपी का सिंथेसिस होता है। और ये रिएक्शन एक एग्जांपल है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का। इसमें एटीपी की जो सिंथेसिस होती है वो सबस्ट्रेट लेवल पे होती है। सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी सबस्ट्रेट में जो रिएक्शंस होता है जिसमें फ्री एनर्जी रिलीज होती है, उसी के हेल्प से एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। देखिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स पायरूविक एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन के समय में निकलता है, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आपके सक्सेसिवली 4 और 5th रिएक्शन में निकलते हैं। और 7 नंबर का रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पे सबस्ट्रेट का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है रिएक्शन नंबर 4 में, रिएक्शन नंबर 5th में और रिएक्शन नंबर 9 में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ये आपका जो है NAD के थ्रू गेन किया जाता है। बट रिएक्शन नंबर 7 में जब सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में ऑक्सीडाइज किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन FAD को जाते हैं। और FAD जो आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है उसी के साथ ये बाइंड रहता है, और एंजाइम भी मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है जो है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपकी क्रेब्स साइकिल में। अब ये जो आपके जो रिड्यूस NADH और FADH जो प्रोड्यूस हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करेंगे, जहां ऑक्सीजन के हेल्प से इनको ऑक्सीडाइज किया जाएगा, तब जाके ATP की सिंथेसिस होगी। एक NADH के कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे आपका जो है 3 मॉलिक्यूल्स ATP के बनते हैं, जबकि एक FAD के ऑक्सीडेशन के बाद आपका जो है 2 मॉलिक्यूल्स ATP के बनते हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन न हो तो ये पूरे रिएक्शन रिस्पायरेशन की रिएक्शन का कोई मतलब नहीं होगा और ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए जो रिड्यूस NADH हैं और FAD हैं इनको फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाया जाएगा, जहां पर इनका ऑक्सीडेशन होगा फर्दर ऑक्सीजन के हेल्प से और ATP का प्रोडक्शन होगा, जिसको हम जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।